क्या हाल चाल है बच्चों। ओके, पिछली क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड हमने स्टार्ट किया था और हमने कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको बताए थे, फ्यू इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से। उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको भी बनाने थे, 5-7 स्ट्रक्चर्स, बाकी मैंने आपको बता दिए थे। और उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस शोन बाय एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपको याद होगा हम दो टाइप की रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहे थे, एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और एक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। एडिशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड शो नहीं कर रहे थे। जो दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन थे, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 3 मैकेनिज्म्स हमने पढ़ी थी, SN2AR, SN1AR और SNEA। तो पहला हमने SN2AR स्टार्ट किया था। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था SN2AR। याद है भाई लोग? बोलो बोलो, याद है क्या? याद होना चाहिए भाई। चलिए, बोर्ड पर ये रिएक्शन दिख रही है आपको। ये रिएक्शन वो लास्ट रिएक्शन है जो हमने पिछली क्लास में लिखी थी, SN2AR की, जिसमें मैंने आपको लीविंग ग्रुप के बारे में बताया था, जेड के बारे में बताया था। जेड, अच्छा, ये जो जेड हैं कोई जरूरी नहीं है ये सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। NO2 CN, इधर एल्डिहाइड, अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये आपका न्यूक्लियोफाइड। मैंने एक वर्ड यूज किया था, फील्डिंग सेट। तो ये तीनों NO2 मिलकर Cl की फील्डिंग सेट कर रहे हैं। तो मेरे भाई, इस रिएक्शन को हमने पिछली क्लास में लिखा था और आज हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को लेकर आज की क्लास चालू करते हैं। आए सारे लोग बोर्ड पर देखिए। इसमें अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे, ये Cl है, ये डबल बॉन्ड है, ये NO2 है। आप देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कोवेलेंट बनाया तो वो ऐसा दिखेगा। क्लियर? हर NO2 में ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन मैंने थोड़ा जगह के लिए पैक करके लिखा है। मेरे भाई, ये है OH-। अगर आपको पता है +R से अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो मेनली आर्थो पैरा पे करता है। उसी तरीके से -R से अगर कोई लेता है तो भी मेनली आर्थो पैरा से लेता है। तो अगर आप नोटिस करें तो 3 NO2 जो लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो अपने आर्थो पैरा से खींचेंगे। इसका अर्थ हो ये, इसका अर्थ हो ये, इसका पैरा ये। तो सारे के सारे NO2 इस जगह से इलेक्ट्रॉन जरूर खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं एक का बताओ ना, कैसे खींच रहे हैं? अरे ऐसे खींच रहे हैं, देखिए जरा सारे लोग, सारे लोग देखिए। ये -R कर रहा है, यहां प्लस आएगा, एक ये फॉर्मल चार्ज है, एक और प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी। तो क्या आप देख रहे हैं, ये OH- इस कार्बन पर आने वाले प्लस पे अटैक करेगा, ये इस पर आने वाले प्लस पे अटैक करेगा। सारे लोग देखिए, ये OH, ये Cl, सारे देखिएगा सारे। और अब आपको उस चीज का रीजन पता चलेगा कि ये NO2 यहीं क्यों लगाए गए। क्या आपने देखा कि इस जगह पर माइनस चार्ज आया है? क्या आपने देखा वो माइनस रेजोनेंस करके यहां आएगा? क्या आपने देखा वो माइनस रेजोनेंस करके यहां आएगा? और NO2 ग्रुप्स इन माइनस को स्टेबलाइज कर देंगे। दैट्स व्हाई ये पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि लीविंग ग्रुप के आर्थो और पैरा पर ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों NO2 या 2 NO2 भी अगर होंगे आर्थो पैरा पे, या एक भी होगा, तो माइनस को स्टेबलाइज जरूर करेगा। कैसे करेगा? वो माइनस रेजोनेंस करता हुआ O के ऊपर तक चला जाएगा। तो मेरे भाई, अगर मैं RS बनाना चाहूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, चाहूंगा आप सारे लोग पूरा ध्यान दें। ये NO2 देखिए, मैंने स्टेबलाइजेशन दिखाया है आपको, इसे चलो वैसे ही बना देते हैं, माइनस एंड ये प्लस। ये देख लें आप, ये एक कार्बन आयन है, माइनस तो कार्बन का ही है ना जो अंदर उधर गया है। क्या आप पाएंगे ये माइनस चार्ज तीनों NO2 से स्टेबलाइज होगा।
और ऐसे ही आप डिस्पर्जन SnO2 में भी कर सकते हैं। तो NnO2 का बेसिक काम क्या हो गया? स्टेबलाइजिंग नेगेटिव चार्ज। एक आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आप देखिए बना लीजिए, ऐसे इंटरमीडिएट्स तो बनी जाएंगे। डबल डबल यहां NO2, ये Cl, ये OH, कहीं भी लगा लो इधर उधर को, एक ही कार्बन पे लगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये माइनस चार्ज उस NO2 तक भी उसी तरीके से जाएगा जैसे मैंने उधर बनाया है। ये NO2, ये NO2, ये N, ये O माइनस, ये O माइनस, N पर प्लस, Cl एंड OH। आपको समझना होगा ये तीन कंपाउंड नहीं है, ये तीनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये कार्बन आयन है। क्या है? कार्बन आयन। और इस कार्बन आयन को इनका एक हाइब्रिड होगा, मैं वहां हाइब्रिड बनाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं? माइनस रिंग में घूम रहा है, जिसमें इस NO2 ने भी थोड़ा स्टेबलाइजेशन किया है, इस NO2 ने भी स्टेबलाइजेशन किया है, इस NO2 ने भी स्टेबलाइजेशन किया है। ये Cl, ये OH, ये है हाइब्रिड। ये तीनों हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये है हाइब्रिड। मेरे भाई इस हाइब्रिड को, ये हाइब्रिड क्या है? कार्बन आयन है। ये हाइब्रिड क्या है? कार्बन आयन। और मेरे भाई इसे हम प्यार से बोलते हैं M कॉम्प्लेक्स। ये चलेगा M कॉम्प्लेक्स। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, M का मतलब होता है मीजन मायर्स कॉम्प्लेक्स। मीजन मायर्स कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में M कॉम्प्लेक्स, जगह भी नहीं है, M कॉम्प्लेक्स, मीजन मायर्स कॉम्प्लेक्स। मेरे भाई ये कार्बन आयन देख सकते हैं तीन तीन NO2 की वजह से स्टेबलाइज्ड है। मजेदार चीज क्या है? ये कलर्ड होता है। मीजन मायर्स कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है। मैं इसके लिए पॉइंट नोट में लिखा दूंगा इसके कलर के बारे में, ठीक है? फिलहाल आप देख सकते हैं एक स्टेप हुआ है, OH माइनस अटैक किया है और OH माइनस के अटैक से ये कार्बन आयन बना है, ठीक है? क्या आप स्टेप 2 देखेंगे? सारे लोग देखो, मैंने एक RS उठा लो, आई जस्ट पिक्ड वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर M कॉम्प्लेक्स। ये M कॉम्प्लेक्स ही है मेरे भाई। क्या आपके भेजे में ये गया कि ये माइनस यहां Cl को लात मार के निकाल देगा? जस्ट लुक एट दिस वन, आपको मिल गया आंसर। ये है OH, एरोमेटिसिटी आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई, जो पहले स्टेप में गई थी वो आ गई। ये चले गया कहां है? कहां? अबे एरोमेटिसिटी आ गई, ये देखिए आ गई एरोमेटिसिटी पहले स्टेप में। आप पहले स्टेप को तीन नाम दे सकते हैं। पहला, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ओके। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ M कॉम्प्लेक्स, गुड। तीसरा, लॉस इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया भाई, इधर एरोमेटिसिटी हट गई, देख लो। तो मेरे भाई ये यहां एरोमेटिसिटी जा रही है और यहां आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों स्टेप में स्लो कौन है, तो आपका मन बोलेगा इधर स्लो है भैया, ये RDS। एंड ये जवाब लाजवाब है, ये जवाब लाजवाब है। ये स्टेप 1 है, ये RDS है। से हम लिख सकते हैं स्टेप 1 एंड दिस इज योर स्टेप 2। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, यहां दिल खुश हो जाएगा, आपका नाचने का मन करेगा, लेकिन आप कंट्रोल रखिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट, पहले बताइए कितने स्टेप की रिएक्शन है? साफ साफ दिख रहा है 2 स्टेप रिएक्शन। क्या आपको यह समझ में आया है मैकेनिज्म? करें रिएक्शन तो 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्या आपको यह समझ में आया है कि पहले स्टेप में एडिशन और दूसरे में एलिमिनेशन? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SNAE, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SNAE, 2 स्टेप मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट मैं आपके सामने यहां पर ला रहा हूं। देखिए जरा, 2 स्टेप मैकेनिज्म के बाद
हम बिल्कुल यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो है स्टेप 1 इज आरडीएस। स्टेप 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? फॉर्मेशन ऑफ, बताइए बताइए बताइए, फॉर्मेशन ऑफ एम कॉम्प्लेक्स। एम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके आगे मैं इधर कंटिन्यू कर दे रहा हूं। एम कॉम्प्लेक्स मींस कार्बन आयन इज आरडीएस, इज आरडीएस। चलिए थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आपने देखा? कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट। कितना मजेदार पॉइंट है। चलिए आरडीएस में दो चीजें हैं, क्या आप देख रहे हैं? तो मेरे भाई इसका रेट एक्सप्रेशन बता दो जल्दी से। रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन R इक्वल टू के। क्या एक आपको एराइल पार्ट दिखा? Cl, NO2, 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 और क्या दूसरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दिखा? तो क्या ये सीधा सीधा आपको बायोमोलिक्यूलर दिखा या नहीं दिखा? मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट आप सारे लोग देखें। दो चीजें ना, एक और एक, आरडीएस में दो चीजें। तो मेरे भाई इट्स क्लियरली बायोमोलिक्यूलर, बायोमोलिक्यूलर मैकेनिज्म। And if it is biomolecular, then we can say that it's SN2. ये SN2 है ना, दो चीजें इन्वॉल्व हैं। और अगर ये SN2 है और एरोमेटिक में हो रहा है, that's why it is called SN2AR। मेरे भाई आप साफ साफ देख सकते हैं इसके नाम का मतलब। Why it is called SNAE, addition, elimination, overall substitution, and it contains two molecularity, biomolecular reaction. That's why it is called SN2AR। सारे लोग ध्यान से देख लो, एक और मजेदार पॉइंट देखो सारे लोग। आरडीएस कौन है? पहला। और कार्बन हेलोजन बॉन्ड कहां टूटी है? दूसरे में। रेट यहां डिसाइड होगा, रेट इस रिएक्शन का यहां डिसाइड होगा, रेट यहां डिसाइड होगा। कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्टेप 2 में टूट रहा है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, उससे रेट पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। उससे रेट पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। भाई बुद्धि लगाओ, लगाओ बुद्धि। आरडीएस ये यहां सीसीएल बॉन्ड नहीं टूटा, सीसीएल बॉन्ड स्टेप 2 में टूटा है। तो भैया सीसीएल की जगह सीबीआर हो या सीआई हो, आप देखिए बॉन्ड की मजबूती डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आरडीएस में ना तो सीसीएल टूट रहा है, ना कोई भी कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। देख लें आप। तो मैं इसे हटाऊंगा और नोट के पॉइंट्स यहां पर लिखूंगा। देख लें आपके सामने 5 पॉइंट्स आ चुके हैं। 2 स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एम कॉम्प्लेक्स इज आरडीएस, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, रेट एक्सप्रेशन एंड मोलिकुलरिटी। आइए 5 पॉइंट्स मैंने नोट में लिखा दिए थे आपको। 6 पॉइंट से चलते। 6 पॉइंट में देखिए, मैं उसकी मैकेनिज्म का नाम यहां लिख सकता हूं। सारे लोग देखिए, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड SN2AR मैकेनिज्म। बायोमोलिक्यूलर है इसलिए। अब मेरे भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, समझिए और सीखिए। अगर हम बात करें एम कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो ये कलर्ड होता है एम कॉम्प्लेक्स। सारे लोग देखें, एम कॉम्प्लेक्स जो कि कार्बन आयन है इज कलर्ड, ठीक है। कलर देखना, इफ इट कंटेन्स, अगर उसके आर्थो पैरा मिलाकर 3 NO2 ग्रुप हैं, अगर मान लो उसके आर्थो पैरा पर 3 ना लगे हों, 2 ही लगे हों, और उसके आर्थो पैरा पर 1 ही लगा हो, तो मेरे भाई एम कॉम्प्लेक्स का कलर अलग अलग आता है। मेरे भाई 3 NO2 पर जो कलर होता है वो होता है रेड कलर,
रेड कलर M कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होता है। और मेरे भाई अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर होता है पर्पल कलर, 2 NO2 पर वो पर्पल कलर का होता है। और अगर हम और आगे बढ़ें 1 NO2 पर, तो 1 NO2 पर मेरे भाई वो येलो कलर का होता है। अबे कलर के चक्कर में मत पड़ना, मेरे पास सारे कलर नहीं है, तो जो लिखा है वो समझना। येलो कलर का M कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन आती है। तो इस रिएक्शन से हम NO2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये कलर NO2 कंटेनिंग M कॉम्प्लेक्स के, ये कलर NO2 कंटेनिंग M कॉम्प्लेक्स के। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वो सुनना क्या है। मेरे भाई जरा ध्यान से सोचो, क्या ये बात क्लियर है दैट CLG बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS? ये RDS का हिस्सा नहीं है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS, ये RDS का हिस्सा नहीं है। मेरे भाई अब रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। सारे लोग देखिए, आनंद आएगा, आनंद। 9th पॉइंट, अगर कोई आपसे इसी रिएक्शन के लिए रेट पूछ ले, रेट ऑफ SN2AR, तो क्या आपको पता है किसी भी रिएक्शन का रेट देखने के लिए हम उसका RDS देखते हैं? क्या आप इसके RDS में देखो, राइट हैंड साइड में क्या बन रहा था? M कॉम्प्लेक्स। राइट हैंड साइड में क्या बना था? M कॉम्प्लेक्स। तो मेरे भाई कितना सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा M कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ M कॉम्प्लेक्स। चलिए ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको 3 हैलाइड दे दूं, एराइल हैलाइड, एरोमेटिक पे लगे हुए हैलोजन, और आपसे बोला जाए कि भैया उनका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंपेयर करो, तो आप उन पर न्यूक्लियोफाइल डालिए, उन तीनों का अलग अलग M कॉम्प्लेक्स बनाइए और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करिए। आई तो मैं आपको बताता हूं M कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, M कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सुने, इज स्टेबलाइज्ड बाय मेरे भाई 2 फैक्टर्स होते हैं, A एंड B। ए फैक्टर तुम्हें बहुत क्लियरली आप सब समझ रहे हैं, बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो फील्डिंग सेट की थी ना जिससे Z, बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा। जो ऑर्थो एंड पैरा पे तुमने Z लगाया था ना, वही तो माइनस को स्टेबल कर रहे हैं। मेरे भाई मैं बी वाले पार्ट पर आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक एग्जाम्पल पर खुलकर बात करें, अगर मैं आपको देता हूं फ्लोरोबेंजीन और मैं आपको देता हूं क्लोरोबेंजीन, और आप देखें दोनों में मैंने एक एक ग्रुप से फील्डिंग सेट कर ली, सारे ध्यान से देखो, एक एक ग्रुप से फील्डिंग सेट कर ली। यहां आया OH माइनस और यहां आया OH माइनस, सारे देखना, सारे। अगर हमें इसमें रेट कंपेयर करना है तो क्या आप ये फ्लोरीन, ये OH, सारे लोग देखना, यहां पर क्या है? डबल डबल, सारे लोग देखो इधर क्या लगा हुआ है? NO2, और यहां चार्ज कैसा है? माइनस, सारे लोग देखिए। ये M कॉम्प्लेक्स है फ्लोरीन वाले का, क्लोरीन वाले का M कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये Cl, ये OH, सारे देखिए, सारे। यहां है NO2 और यहां पर है कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। बुद्धि लगाओ सारे, बुद्धि लगाओ सारे। क्या पहले में माइनस चार्ज 2 डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है? यस। क्या नीचे में माइनस चार्ज 2 डबल बॉन्ड से रेजोनेंस कर रहा है? यस।
क्या पहले में माइनस NO2 से रेजोनेंस कर रहा है? यस। क्या दूसरे में माइनस NO2 से रेजोनेंस कर रहा है? यस। पहले में क्या OH लगा है माइनस के बगल वाले पर? हां। बस सब कुछ तो सेम है, सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट ओनली वन पॉइंट, एक्सेप्ट ओनली वन पॉइंट। व्हाट इज दैट? क्या है वो? यहां है फ्लोरीन, यहां है क्लोरीन, इसके अलावा सब कुछ सेम। यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, इसके अलावा सब कुछ सेम। ध्यान से देखो सारे, पहले सारे ध्यान से देखो, इन दोनों M कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है? इन दोनों M कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है? आर्थो पर लगा होना चाहिए तो आर्थो पर लगा है। सारे लोग देखिए, मैं इधर कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, टेंशन मत लो, आप तो इससे देखो मेरे भाई। अब माइनस की स्टेबिलिटी की सारी वजह से मैं एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो मुझे बताओ, फ्लोरीन इसमें देखो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, सिंगल सिंगल सिंगल, सारी sp3 कार्बन पे, फ्लोरीन sp3 पर है, क्लोरीन sp3 पर है। तो अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा तो इनका लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट लगने से क्या फ्लोरीन माइनस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या नहीं करेगा? तो क्या आपको समझ में आया? मोर स्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ, बोलो ना डैश, फ्लोरीन। और ये यहां पर आ जाएगा लेस स्टेबल, लेस स्टेबल ड्यू टू लेसर माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl। देखो बहुत मजेदार है मेरे भाई। ये बी पॉइंट क्या हो गया? बी पॉइंट हो गया माइनस आई इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। जो लीविंग ग्रुप है, देखिए आर्थो पैरा पे लगा हुआ NO2 तो स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन जो लीविंग ग्रुप है फ्लोरीन एंड क्लोरीन या जो भी है, उसका माइनस आई भी कार्बन आयन बोले तो M कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा। तो अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल के लिए कंक्लूड करूं तो आप देखिए जरा, आप ऑर्डर देखकर चौंक जाएंगे। हेंस ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2AR फॉर फॉलोइंग हैलाइड्स। दिल थाम कर बैठिए, दिल थाम कर बैठिए। कैसे? देखिए, ये है फ्लोरीन, ये है NO2, ये है क्लोरीन। आप चाहें तो पैरा पे लगा लीजिए, एक एक NO2, वो फैक्टर हम सेम रखेंगे। ये है ब्रोमीन, ये है NO2। जगह नहीं है भाई साहब, हम मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये है NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब लिए हैं, और आई भी है। क्या आप देख रहे हैं? इन चारों में सबसे ज्यादा M कॉम्प्लेक्स इसका स्टेबल आएगा, है ना? हैरान कर देने वाला सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर। एरोमेटिक में फ्लोरीन पहले रहता है। वजह आपसे कोई पूछे तो साफ साफ बोल देना कि जो M कॉम्प्लेक्स बनेगा इस केस में, उस M कॉम्प्लेक्स में फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई लगाएगा और स्टेबलाइज कर जाएगा। ये देखिए, मैंने यहां फ्लोरीन क्लोरीन का M कॉम्प्लेक्स बनाया है। माइनस के सारे फैक्टर सेम है एक्सेप्ट वन, फ्लोरीन का माइनस आई एंड क्लोरीन का माइनस आई। यहां ए पॉइंट है बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट आर्थो एंड पैरा, और बी पॉइंट है माइनस आई इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। एराइल हैलाइड SN2AR का ऑर्डर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। चाहे NO2 आर्थो पर हो सब में, या सब में पैरा पर हो, हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर निकाल पाए। आप देख सकते हैं ये 11th पॉइंट, और मैं चाहूंगा इस पे आप 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगाएं। ये देखिए, आप पूरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12th पॉइंट पर चलते हैं, 11th के बाद 12th पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाइए, तो पहला स्टेप RADS था। तो आप देखिए सबसे ऊंचा पीक हो गया, और ये आया आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और ये बीच में क्या है बताइए जरा? ये है M कॉम्प्लेक्स, वो कार्बन आयन जो आप ढूंढ रहे थे।
ये क्या है आपका, ये है रिएक्टेंट। क्या आप देख रहे हैं इस SN2AR का ग्राफ कैसा है, और नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में SN2 1 स्टेप होता था, ये 2 स्टेप है। ये पोटेंशियल एनर्जी, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी आंखों के सामने है, देख लें इसे ध्यान से। अब आएगा इसका क्वेश्चन करने में मजा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी आंखों के सामने। मैं एक काम करूंगा, इन पॉइंट्स को हटाऊंगा और हम इसके क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे। आइए SN2AR के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, आपको पता है, वो लिविंग ग्रुप होगा जिसके आर्थो और पैरा पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, ये है फ्लोरीन, ये मैंने दिया है NO2, NO2, NO2। मेरे भाई इतनी फील्डिंग अगर सेट है तो वाटर जैसा घटिया न्यूक्लियोफाइल भी फ्लोरीन को निकाल के फेंक देगा। वाटर जैसा घटिया न्यूक्लियोफाइल ये भी फेंक देगा। फिलहाल मैं तो NaOH लिख रहा हूं, लेकिन अगर 3 NO2 ग्रुप फील्डिंग सेट कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं, वाटर जैसा न्यूक्लियोफाइल भी फेंक देगा। सेकेंड, बहुत आसान है, आप देख रहे हैं कौन है लीविंग ग्रुप, कौन है लीविंग ग्रुप, देख पा रहे हैं आप, बहुत आसान है। आपको इनका रेट भी कंपेयर करना है, रेट कंपेयर करिएगा, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ऐसा करके। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये है। 5, आयोडीन, NO2, NO2, 6, आयोडीन, NO2, 7, आयोडीन, ठीक है। चलिए आंसर बनाइए, इनका 1 to 7 रेट कंपेयर करिए। हाँ बी के बी करो। करिए जल्दी से करिए, 1 to 7। कर लिया क्या? वन टू 7 बहुत आसान है। 7th में तो आप साफ साफ मुंह उठा के क्या लिख दोगे? नो रिएक्शन, फील्डिंग सेट नहीं है इसकी। एंड आई थिंक आप पिक्रिक एसिड बनाओगे, फ्लोरीन पर OH, फ्लोरीन की जगह पर OH। ये देखिए, यहां Cl हटाकर ये लगाओगे, यहां Br हटाकर ये लगाओगे, यहां I हटाकर ये लगाओगे, यहां भी I हटाकर OH लगा के एक प्रोडक्ट बनाओगे, I हटाकर OH लगा के प्रोडक्ट बनाओगे।
और अगर आप रेट कंपेयर करोगे तो जहां ज्यादा ग्रुप हैं वो तो बाय डिफॉल्ट ज्यादा होंगे, उनमें आपको पता है क्या मैटर करने वाला है, रेट ऑफ 1, फिर रेट ऑफ 2, फिर रेट ऑफ 3, फिर बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, बहुत आराम से कर लेंगे। और मैं चाहूंगा कि 7 के बाद जो 5 क्वेश्चन है वो आप अपने घर से करके लाएं। तो मेरे भाई कितना आसान है SN2AR। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन और दूंगा। लुक एट 13th, ये Cl एंड 13th ये है NO2, सारे लोग देखिएगा, और ये है NO2, ये है OH। तो समझना जरा है, मैंने इसमें डाल दिया सोडियम मेटल। आपको पता है सोडियम मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के H को रिड्यूस कर देता है। एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के H को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। बाकी आप समझदार हैं, O- आ जाएगा, H+ तो रिड्यूस हो जाएगा, O- आ जाएगा, उससे जो मना है वो करिएगा। ये प्रश्न आपको करके लाने हैं। इसी के साथ SN2AR आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली मैकेनिज्म की। SN2AR के बाद अगली मैकेनिज्म है SN1AR। तो सारे लोग ध्यान से देखें, SN1AR। मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो ये मैकेनिज्म आपको विचलित कर देगी। एराइल कैटायन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपको डाइजेस्ट नहीं होगी। ध्यान से देखिए, क्यों डाइजेस्ट नहीं होगी। SN1 क्या था जो आपने पहले पढ़ा था, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप छूट जाता था, और यूनिमोलिक्यूलर है, कुछ और होगा नहीं। यहां नाम में भी है एराइल कैटायन, एरोमेटिक चीज पर प्लस बनेगा। मेरे भाई ये हमने आज तक बोला है, बहुत अनस्टेबल कैटायन होते हैं जिसमें एरोमेटिक चीज पर प्लस होता है। आइए यहां मैं बात लिख रहा हूं इसी से रिलेटेड। सच मैकेनिज्म कैन बी सोन बाय बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड्स। इसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक में और कोई ये शो कर ही नहीं सकता। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, एंड बिलीव मी आपके लिए एक ही एग्जांपल है। IIT भी बस ये एक ही एग्जांपल करके खुश रहता है। सारे लोग देखें, N2+Cl-, N2+Cl-। मेरे भाई इसे अगर बॉइल कर दें, स्टीम जानते हो ना आप लोग, जल ही तो होता है, स्टीम पास कर दे, ठीक है, तो आपको जो जवाब मिलता है वो है फिनॉल। मेरे भाई इसमें कुछ याद रखो या ना याद रखो, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट, इसको ना भूल पाएंगे वाला कॉन्सेप्ट रख लेना मेरे भाई, आने की पॉसिबिलिटी भयंकर। डाइजोनियम को हीट किया है, बॉइल किया है वाटर की प्रेजेंस में, एंड वी जस्ट गेट इट फिनॉल एज ए आंसर। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। जो आपके मन में आया है कि चला कह रहा नहीं ये नहीं हो सकता, अरे हो रहा है भाई, हो रहा है, ये डाइजोनियम है। सारे लोग देखो, ये भाई साहब इट्स नॉट इजी एक्चुअली। किसी और लिविंग ग्रुप की औकात नहीं है बेंजीन को छोड़कर निकल जाएगा, ये बेंजीन को छोड़ देता है मेरे भाई। हालांकि ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है, एराइल कैटायन बहुत अनस्टेबल होता है। दिस इज योर एराइल कैटायन। और आपके छोटे से दिमाग में ये बात जरूर गई होगी कि मानो या ना मानो यही RDS है। इतना अच्छा, N2 जैसा लिविंग ग्रुप ही ये हिमाकत भी कर सकता है, क्योंकि N2 सुपर लिविंग ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ करता था मेरे भाई। इसके बाद ये कैटायन क्या कहेगा, जल्दी से मुझे जल दो, मुझे जल दो, ऐसा बोलने लगेगा ना,
और इसे जल दे देना। मेरे भाई इसे जल मिलेगा, जल मिलने के बाद क्या बन जाएगा, OH2+, और ये H+ छोड़ देगा। आप देख सकते हैं इसका RDS पहला स्टेप, ये SN1AR आपके एल्काइल में पढ़े हुए SN1AR से बहुत मैच कर रही है। वहां भी फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप हटता था, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल आता था। इट रिजेंबल्स अ लॉट। मजेदार चीज क्या है, फिर वहां जो पॉइंट्स थे, इट इज इंडिपेंडेंट, इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूज्ड। एक और बात बोलूंगा आपको, आपके IIT JEE तक SN1AR का ये इकलौता एग्जाम्पल है, SN1AR का ये इकलौता एग्जाम्पल है। यही आएगा, यही है, आप देख लें, चालू भी हो गया, खत्म भी हो गया, है ना मजेदार। एक चीज मैं जरूर लिखूंगा, रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ, मतलब न्यूक्लियोफाइल से ही इंडिपेंडेंट है। सारे लोग देख लें। अब मेरे भाई ये सुनना, SN1AR खत्म हो गया, बिलीव मी खत्म, इट्स ओवर, एंड ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन यहीं पर मैं आपको कुछ और रिएक्शंस कराऊंगा। वो रिएक्शंस SN1AR की नहीं है, वो रिएक्शंस डाइजोनियम की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो रिएक्शंस डाइजोनियम की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। वो प्रोडक्ट तक जाने के लिए SN1AR नहीं यूज करते, लेकिन सिंस डाइजोनियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां है, इसलिए डाइजोनियम की मैं कुछ और रिएक्शंस भी यहां लिखा देता हूं। ठीक है, चलिए मैं यहां कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। लुक एट बोर्ड, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, प्लस एंड माइनस। ओके, थर्ड, आवर रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स इन एवरी केस। देख सकते हैं आप, प्लस एंड माइनस सारे लोग देखेंगे। हां, देखना पड़ेगा आपको, वो भी बोर्ड पर। ये देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। पीछे वाला कह रहा हमें सब में एक ही क्यों दिख रहा है? अरे क्योंकि सब में एक ही चीज लिखी हुई है, इसलिए आपको सब में एक दिख रहा है, N2+ Cl-। 7th, ये N2+ Cl-। 8th, N2+ Cl-। 9th, N2+ Cl-। मैं चाहता तो डैश डैश कर देता, बट डैश डैश करने का मूड नहीं था, सच्ची में मूड नहीं था। आइए और ध्यान से सुनिए, बहुत ऑर्डिनरी रिएक्शंस होंगी, बिलीव मी, बहुत ऑर्डिनरी रिएक्शंस होंगी। लाइक आपको ऐसी रिएक्शंस मिल जाएंगी, CuCl, आपको मिल जाएगा CuBr, यू कैन हैव कॉपर HCl, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, CuCl, CuBr, CuHCl, CuHBr। देखिए बहुत आसान है। लाइक वी कैन हैव Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं आपको, HbF4 डेल्टा। ओके, एंड सेकेंड केस है HbF4 एंड सेकेंड पॉइंट है NaNO2। ठीक है, ये दीज आर द रिएक्शंस जो हम अभी करेंगे। एंड नीचे 9th वाला है, 9th में मैं आपको NaOH दे देता हूं, NaOH। सब करेंगे, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, एकदम रिलैक्स हो जाए। बोर्ड पर देख लें, ये सब डाइजोनियम की रिएक्शंस हैं। ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम, सो नथिंग न्यू विद दैट। मैं हेडिंग डाल सकता हूं,
reactions of diazonium. Okay, and these are important reactions. ये काफी important reaction है. Okay, तो मेरे भाई मैं एक काम करता हूं, इसे अभी हटाता हूं. देखिए आंसर वही है जो आपके दिमाग में आया है, एक्सपेक्टेड आंसर. सारे लोग देखिए, बेंजीन, मेरे भाई डाइजोनियम N2Cl हटेगा. यहां देखिए Cu के साथ क्या है, Cl, वो लग जाएगा. यहां Cu के साथ क्या है, Br, वो लग जाएगा. यहां HCl है. देखिए ये रेडिकल मैकेनिज्म्स होती हैं, मोस्ट ऑफ देम और रेडिकल मैकेनिज्म्स. हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मैकेनिज्म को ढूंढने की या करने की. ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बाहर दिख रहा है वो इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा. सारे लोग देखिए, एक और चीज हम कर सकते हैं, दैट इज यहां आयोडीन आ जाए 7th वाले में, यहां फ्लोरीन आ जाए 8th वाले में. हीट नहीं है HbF4 के साथ, HbF4 के साथ हीट नहीं है, तो HbF4 डालेंगे तो HCl निकल जाएगा और N2 प्लस BF4 माइनस होगा. फिर NaNO2 के साथ हीट करेंगे तो NO2 आ जाएगा. NaNO2 के साथ हीट करेंगे तो NO2 आ जाएगा. लुक एट, these are very 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 important reactions and very obvious reactions as well. Okay, तो 9th वाली रिएक्शन आपके सामने है. मैं 9th हटा देता हूं, फिर ये भी हटा देता हूं, फिर एक साथ लिखते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी लग रही है. इसमें एक चीज ये देख लेते हैं, इनका नामकरण कर लेते हैं. ये पॉपुलर रिएक्शंस हैं. लाइक 2 and 3 की टाइप सेम लग रही है आपको, आप जरा ध्यान से देखें. 2 और 3 की टाइप सेम है. अगर आप ध्यान से देखें तो 4 and 5 की टाइप सेम है. तो मेरे भाई इनका नाम है, दीज आर वेरी पॉपुलर रिएक्शंस. तो हम इनके नाम के बारे में भी लिख लेते हैं. जगह कहां है, जगह की बात करते हैं मेरे भाई. तो 2 और 3 जो है इन्हें बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है, एंड 4 और 5, मैं 4 और 5 का नाम इधर लिख देता हूं. क्लियर, ये रिएक्शंस हैं गेटरमैन रिएक्शंस. गेटरमैन रिएक्शंस देख लें सारे लोग. गेटरमैन रिएक्शन 4 and 5. अगर मैं बात करूं 2 and 3 की, तो 2 and 3 के लिए मैं नाम लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं यार, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा. सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन. ये 2 और 3 रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं. 4 and 5 जनरल कैटेगरी गेटरमैन रिएक्शन. गेटरमैन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनने वाली जो रिएक्शन है, फ्लोरोबेंजीन बनने वाली, इस रिएक्शन को बोलते हैं बाल्सीमेंस रिएक्शन. BALTZ, बाल्सीमेंस, SCHEIM, बाल्सीमेंस रिएक्शन. बाल्सीमेंस रिएक्शन, सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सीमेंस रिएक्शन. ये नाम है तो नाम याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, फायदा रहेगा. आइए 8 रिएक्शंस मैंने लिखी थी, उसमें आगे चलते हैं. 9th रिएक्शन, आपको पता है हम डाइजोनियम ही ले रहे हैं, N2 प्लस Cl माइनस. मेरे भाई इन रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा. Na2SNO2 डाइजोनियम पर ही डाल ले 10th. ये है डाइजोनियम N2 प्लस Cl माइनस प्लस Na2ASO2, आर्सेनेट करके कंपाउंड है. एंड महा इंपॉर्टेंट 11th. मेरे भाई 11th ऐसा क्वेश्चन है जो जल्दी आपको चमकेगा नहीं अगर पेपर में आ गया. ये है इथेनॉल, ये है इथेनॉल. ध्यान से देखिए, अब डाइजोनियम की रिएक्शंस चल रही हैं तो ये भी ले लीजिए आप. N2Cl, N2 plus Cl minus. One of the cases that we are using SnCl2.
13, इट्स N2 प्लस Cl माइनस, एंड यहां पर है NaOH। फर्स्ट तो ये आप अपने दिमाग में रखें, ये तीन एक सेम कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, सेम कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, और ये है ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? इसका ऑक्सीडेशन है, और डाइजोनियम का रिडक्शन, डाइजोनियम का रिडक्शन। तो यू कैन राइट इवन रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम। दीज रिएक्शंस आर रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम। ध्यान से देखें, सारे डाइजोनियम कंपाउंड रिड्यूस होकर बेंजीन देंगे, बेंजीन Na2SNO2 हो जाएगा Na2SNO3, बेंजीन देंगे, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हो जाएगा Na2ASO3, ये भी आपका रिड्यूस होकर बेंजीन देगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये देगा एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। यू कांट बिलीव कि 2 साल पहले एडवांस में इन तीन में से 2 रिएक्शन थी, इन तीन में से 2 रिएक्शन एक ही साथ थी, दोनों में बेंजीन ही आ रहा था, बहुत आसान है। 12th भी रिडक्शन है, लेकिन इस बार जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अलग है। तो यहां पर आपको फिनाइल हाइड्रोजीन मिलता है, दिस N2 पार्ट गेट्स रिड्यूस्ड। ये आपको पता है यार, हर एक रीजेंट का अलग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है, तो अलग। आइए रिएक्शन नंबर 13 को यहां से लिखना चालू करते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिएगा। रिएक्शन 13 में हमने डाइजोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, सारी रिएक्शंस में डाइजोनियम क्लोराइड ही था, और इस पर हमने डाल दिया NaOH। ठीक है, अब आप देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। N2 प्लस क्या होता है आपका, ये होता है NaCl हट जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा OH, Cl की जगह आ गया OH। ये है आपका आंसर। लेकिन अगर आप बुक्स में आंसर देखें तो आंसर में सॉल्ट होता है, मतलब ये H बेसिक मीडियम में आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि ये एसिडिक था। तो O माइनस एंड Na प्लस, लुक एट O माइनस एंड Na प्लस। तो ये है 13th क्वेश्चन। डाइजोनियम में हम पढ़ रहे हैं SN1AR। अब मुद्दा ये है कि ये SN1AR के एग्जाम्पल नहीं है, आपको भी पता है, एक ही इकलौता एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा आज। डाइजोनियम को हमने बॉयल किया स्टीम पास करते हुए। इसी के साथ में कुछ और रिएक्शंस में आपको कराता हूं। लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखिए, आज ही की क्लास में हमने ये भी पढ़ा है। ये है क्लोरोबेंजीन, सारे लोग देखिए रिएक्शन ए है। सच सच बताइएगा, अगर मैं इस पर NaOH दूं तो आप क्या बनाएंगे इसका आंसर? सोचिए, सारे लोग सोचिए। अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, Cl दूं, वही वाला है फिर से, फिर NaOH दूं, अब क्या बनाएंगे इसका आंसर? ध्यान से सोचिए, बड़ा मजेदार है। एक और क्वेश्चन लीजिए, ये Cl है और मैंने आपको NaNH2 दिया। अब ध्यान से सोचो, आज आपने जब ये रिएक्शन पढ़ी तो आपने क्लियर कट नो रिएक्शन बोल दिया। आपने बोला नहीं होगा, सही बात, नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई, अगर हम इसे फ्यूज कर दें, फ्यूजन, फ्यूज का मतलब होता है कि आप इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर कंडीशन यूज कर रहे हैं, 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेरे भाई इतने टेम्परेचर पर क्लोरीन हो, या फिर समझ गए आप, अच्छे अच्छे भाग जाएंगे। और मेरे भाई ये रिएक्शन बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डॉ प्रोसेस, डॉस प्रोसेस। सही है मेरे भाई, ये है डॉस प्रोसेस, ये है रूम टेम्परेचर कंडीशन। सारे देखिएगा, ये है रूम टेम्परेचर कंडीशन, यहां है नो रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पर गए, हो गई रिएक्शन। अच्छा बताइए सी वाले पार्ट में, 14th का सी पार्ट, यहां NaNH2 है, रूम टेम्परेचर कंडीशन है, हाई टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर कंडीशन है दोस्तों। तो सोचो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सारे सोचो, सोचो और बताओ क्या आंसर इसका सही रहेगा।
मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आएगा नो रिएक्शन, लेकिन मजेदार चीज ये है कि इसका आंसर आता है, ये रिएक्शन होती है एंड सरप्राइजिंगली यहां Cl हट जाता है। अब अगर आप पॉजिटिव माइंड सेटअप से सोचेंगे तो आप रीजन तक पहुंच जाएंगे। इसका नो रिएक्शन, इसका आंसर ये रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट पर जाओ, ये क्यों हुआ नहीं, ये कैसे हुआ पता करने के चक्कर में आई मेरे भाई, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन इज OH माइनस एंड NH2 माइनस। OH माइनस यहां न्यूक्लियोफाइल है, यहां NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है। एक डिफरेंस जो आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो मेरे भाई आइए और इसकी मैकेनिज्म को सारे लोग ध्यान दें, इसकी मैकेनिज्म को सारे लोग ध्यान दें। यहां ये क्वालिटी जो है वो इसमें नहीं है। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, सारे लोग देखिए, और इसमें अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपके पास देखें ये आर्थो हाइड्रोजन है, ये मेटा हाइड्रोजन है और ये पैरा हाइड्रोजन। क्या आप देख रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं। sp2 से बॉन्ड है, sp2 से बॉन्ड है, sp2 से बॉन्ड है। तो अगर कोई H निकला भी तो माइनस चार्ज जो कंजुगेट बेस बनेगा वो आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में आया हुआ चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाता। इसलिए मेरे भाई Cl का केवल -I इफेक्ट यहां कारगर होगा। तो मेरे भाई सच बताओ कौन सा H आसानी से निकलना चाहिए? NH2 माइनस। मेरे भाई ये आर्थो वाला H निकाल लेगा आसानी से, क्योंकि ये Cl के काफी नजदीक है। और क्या आप ये देख पा रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? Cl यहां पर और यहां sp2 ऑर्बिटल में माइनस चार्ज, ये sp2 ऑर्बिटल बना है बाहर की तरफ। और क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं कि ये माइनस चार्ज लात मार के Cl को भी निकाल देगा। और मेरे भाई बनने वाली चीज है एक बेहतरीन, जैसे अच्छा यहां भी sp2 ऑर्बिटल, ये sp2, दोनों ऐसे होंगे, इनकी आपस की ओवरलैपिंग से बनेगी एक एडिशनल बॉन्ड, और इस चीज को मेरे भाई हम लोग नाम देते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। ये है बेंजाइन, ये क्या है? बेंजाइन। इस पूरी मैकेनिज्म को हम बेंजाइन मैकेनिज्म बोलेंगे। ये है इंटरमीडिएट। और अब बताइए ये बहुत अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो NH2 माइनस क्या करेगा? सच बताइए, अटैक कर जाएगा ऐसे? अगर ये अटैक कर गया तो मेरे भाई आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा, ऐसे माइनस मिलेगा। और ये NH2 माइनस अमोनिया, ये कार्बन माइनस अमोनिया से H चुरा लेगा, चुरा लिया है इसने H को, तो मेरे भाई बनने वाली चीज है ये एनिलीन। इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन आगे बढ़ती। क्या आप देख पा रहे हैं? पहले स्टेप में एलिमिनेशन हुआ है, पहले स्टेप में H और Cl निकला है, निकल गया, फिर NH2 माइनस का क्या हुआ? एडिशन हुआ है। तो शायद आपके भेजे में दिमाग में बात आ चुकी हो कि यही है हमारी SNEA मैकेनिज्म, जिसे आप बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते थे। ये है थर्ड मैकेनिज्म जो हमने लिखी थी, और ये मैंने बोला था ये IIT JEE के सिलेबस में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यही है वो, IIT JEE के सिलेबस में नहीं है। आइए एक मजेदार बात बताता हूं आपको मेरे भाई। अगर मैंने यहां Cl लगाया और मैंने यहां पर, सारे लोग देखिएगा बहुत मजेदार चीज है, यहां कार्बन 14 लगाया। अब ये आपने एक रिएक्शन पढ़ ली है तो एक करके आ जाना, और इसमें मैंने NaNH2 डाला है। तो आपको पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने, आपको पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में। और एक बहुत मजेदार बात, दिल खुश हो जाएगा ऐसी बात मेरे भाई, जैसे आपने देखा रूम टेम्परेचर पर Cl नहीं हटा, तो अगर मैं आपको ये Cl देता हूं, सारे लोग देखिए, और मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे Cl हटाना है,
तो तुम क्या ज्ञान दोगे कि एक काम करो, फ्यूज कर दो, Cl हट जाएगा। या ये भी ज्ञान दे सकते हो कि इसकी फील्डिंग सेट कर दीजिए, फील्डिंग सेट कर दिया तो Cl हट जाएगा। आज पढ़ा है हमने फील्डिंग सेट वाले एग्जांपल्स भी, क्वेश्चंस भी। मेरे भाई एक बहुत मजेदार सेगमेंट देखिए, यह है पिरिडीन, पिरिडीन में आपको फील्डिंग सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पिरिडीन में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ही फील्डिंग सेट होती है। आप इसकी मैकेनिज्म करा के देखिएगा, आपका जो इंटरमीडिएट कार्बेनायन आता है वो माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर जरूर आएगा। तो मेरे भाई आई थिंक सो वेरी इजी, इनके आंसर्स आप बना ही लोगे। यहां OH, यहां NO2, एंड इन केस ऑफ पिरिडीन डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। इन पिरिडीन जैसे केसेस में रिंग ऑलरेडी डेफिशिएंट होती है और ये आंसर आ जाता है। मेरे भाई देख लें, ये वाला IIT में नहीं है। इसी के साथ हमने एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हर एक टाइप को खत्म कर लिया है। देख लें आराम से, इसे अब हम हटाएंगे और आगे की रिएक्शंस लाएंगे। आइए, अब आपको याद हो शुरुआत में हमने पढ़ा है कि दो टाइप की रिएक्शंस ये शो करता था। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो कि कंडीशनल था, हमने पढ़ा कंडीशंस क्या थी, हमें पता चल गया, विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब हम पढ़ेंगे उसकी 95%, 98% वो रिएक्शन जो शो करता है। और मेरे भाई वो रिएक्शन है, सारे लोग देखिएगा, मजेदार है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यही पढ़ोगे, अब आप पूरे चैप्टर में यही पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में EAS बोल सकते हैं। मेरे भाई क्या होता है आपको पता है? देखिए, यहां आप एक जनरल कैटेगरी को समझ सकते हैं। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपके एरोमेटिक कंपाउंड पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और मेरे भाई आपका आंसर कितना स्मूथ और आसान है। देखिए, अभी आपको पता है सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, तो ये कहीं का भी H लेके वहां लग सकता है। ये मेन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। अगर आपको इस चैप्टर में एक रिएक्शन मिलती है, मान लीजिए इस टाइप की, A+B इन प्रेजेंस ऑफ C, तो आपको क्या करना है? देखिए, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं इस चैप्टर का, इसमें से पता कर लीजिए कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। मान लेते हैं A एरोमेटिक, तो मेरे भाई फंडा कहता है डोंट टच, एरोमेटिक कंपाउंड को टच मत करो, एरोमेटिक कंपाउंड को टच मत करो। A+B इन प्रेजेंस ऑफ C, और हमें आंसर पता करना है। मेरे भाई B और C की रिएक्शन कराओ, ये गारंटीड एक इलेक्ट्रोफाइल देगा। A एरोमेटिक है, टच नहीं किया, इसकी आपस की रिएक्शन से, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल देगा, और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद उसे रिंग पे चिपका देंगे एप्रोप्रिएट पोजीशन पर, और आंसर बना लेंगे। तो आप समझिए कॉन्सेप्ट को, इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट यही होगा एरोमेटिक की रिएक्शंस पर। देख लें आपके सामने रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, तो चलिए एक बार और कर लेते हैं जल्दी से मैकेनिज्म। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के पास आने से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। आइए मेरे भाई, आप देखेंगे यहां भी 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। स्टेप 1, सारे लोग देखिए, स्टेप 1 में क्या होगा? अभी तो बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। ये बॉन्ड सारे देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो बनने वाली चीज को जरा ध्यान से देखिए, ये H और ये E, ये कैटायन, और आपको पता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन है, ये बढ़िया रेजोनेंस कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब आप भी देख सकते हैं। 3 साइड्स पर ये चार्ज डिस्पर्स होगा। याद करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब
आपका OH माइनस अटैक करा तो माइनस बन रहा था, यस, एनायन बना था, जिससे हमने क्या बोला था, M कॉम्प्लेक्स, याद है ना भाई? ओके, आइए, जैसे उसका नाम M कॉम्प्लेक्स था वैसे मेरे भाई इसका भी कुछ नाम होता है। इसका हाइब्रिड बना रहा हूं आपकी आंखों के सामने। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इस कार्बन से लेकर सारे देखो यहां तक प्लस चार्ज घूम रहा है। ये जो अंदर सेमी सर्कल बनाया गया और प्लस बनाया गया, ये हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन है, और इसका मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक प्लस चार्ज घूम रहा है, डिस्पर्स्ड है, मतलब घूम क्या रहा है मेरे भाई? क्या आप साफ साफ देख सकते हैं ये कार्बोकेटायन है। अरे कार्बन पर प्लस है भाई मेरे भाई, इसके नाम होते हैं, इसे हम बोलते हैं एरीनियम आयन, इसे बोलते हैं एरीनियम आयन, इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहां तक तो ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड इंटरमीडिएट। इस केटायन, अब 3 केटायन नहीं है, एक केटायन में 3 जगह प्लस चार्ज। ये है स्टेप 1। आओ बात करते हैं स्टेप 2 की, बेहद आसान स्टेप 2। मेरे भाई क्या आपको आवाज आ रही है? मेरी एरोमेटिसिटी मुझे वापस करो, ऐसा प्लस यहां घूम रहा है, या आप कोई भी एक RS ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। मेरे भाई इसके पास 2 ऑप्शन है, ये एक H को भगा दे तो इसकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, लेकिन सोचने वाली बात है, ये बड़ा परेशान है केटायन। मैंने कहा क्या चाहिए? कह रहा है अरे मेरी एरोमेटिसिटी की ऐसी की तैसी कर दी, एरोमेटिसिटी दिलाओ। तो मेरे भाई ये E को भी हटा सकता है, क्योंकि E इसका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, E को भी हटाकर ये एरोमेटिसिटी रिगेन कर सकता है। तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं, अगर E हटेगा तो क्या फर्स्ट स्टेप पर रिवर्सिबिलिटी के आसार हो जाएंगे या नहीं? अरे E हट गया तो अटैक ही क्यों कराया था? तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि E भी हट सकता है, H भी हट सकता है। चलिए इस रिएक्शन के बारे में हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, तो आप मुझे उन पॉइंट्स के बारे में बताते रहे। नोट में फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। चलिए दूसरी चीज बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं RDS क्या है, तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, क्या? एरोमेटिसिटी। देखो सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला। तो मेरे भाई मानो या ना मानो, ये RDS। IIT JEE के लेवल तक आपका लॉस इन एरोमेटिसिटी या फॉर्मेशन ऑफ एरीनियम आयन, ये RDS होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे भाई बताइए? फॉर्मेशन ऑफ एरीनियम आयन, एरीनियम आयन इज RDS। सारे लोग कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। एरीनियम आयन का फॉर्मेशन क्या है आपका? वो RDS है। चलिए आप स्टेप 1 लिख सकते हैं, लॉस इन एरोमेटिसिटी लिख सकते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हैं, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। नोट में मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपसे पूछना चाहूंगा। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एरीनियम आयन इज RDS हो गया। अगला पॉइंट सोच समझकर बताइएगा मेरे भाई, क्या आप देख रहे हो RDS ये, और इस स्टेप में H हट रहा है, इस स्टेप में H हट रहा है, RDS ये। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं? ये सोचिए सारे लोग, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा यानी? एक बात ये सुनिए, और एक बात छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है तो जल्दी से आप बता दीजिए। अगर आपसे कोई पूछ ले रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, याद करो याद करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तुमने क्या लिखा था? स्टेबिलिटी ऑफ M कॉम्प्लेक्स। तो यहां बताइए हम क्या लिखे? वहां M कॉम्प्लेक्स बना है, यहां एरीनियम आयन है, एरीनियम आयन। तो हम यहां क्या लिखेंगे बताइए जरा? महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे, स्टेबिलिटी ऑफ एरीनियम आयन,
एरिनियम आयन बनाओ, जो सबसे स्टेबल एरिनियम आयन आएगा उस केस में रेट ज्यादा हो। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगाना। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब यहां पर आने वाले, वो है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को लेकर, कि मेरे भाई अगर H की जगह सारे D होते तो बेंजीन के केस के कंपैरेटिवली रेट ज्यादा होता या कम होता, इस पर करें विचार, ध्यान से देखें सारे बोर्ड पर। चलिए मैं इसे हटा देता हूं और फिर हम उन केसेस को करते हैं। आइए नोट के 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, चौथे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नोट के पॉइंट से, अगर मैं सेम रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की बात करता हूं तो सारे लोग देखिए एक बार, फिर हम आएंगे काइनेटिक आइसोटोपिक वाले पॉइंट पर। आपने यहां से स्टार्ट किया, पहला स्टेप आरडीएस, हाई पीक हो गया, फिर आया एरिनियम आयन, यहां क्या है बताइए, यहां पर क्या होगा आपका, यहां होगा एरिनियम आयन, ये देखिए यहां क्या होगा, यहां होगा प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, यहां क्या होगा, यहां है रिएक्टेंट। मेरे भाई बहुत मजेदार चीज है अगर हम पॉइंट लें आइसोटोपिक इफेक्ट का। आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि H जो है वो आरडीएस का हिस्सा ही नहीं था। देखिए CH बॉन्ड स्टेप 2 में टूट रहा है, लेकिन ये एक बात अपने दिमाग के अंदर बैठा ले मेरे भाई, एरिनियम आयन के पास 2 ऑप्शन है, वो H भी हटा सकता है, वो E भी हटा सकता है। अगर ऐसा केस आ गया, अगर आपका स्टेप 1 रिवर्सिबल हो जाता है तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वैरी करेगा, आई मीन रिवर्सिबल के केस में और इरिवर्सिबल के केस में। यह चीज हम आपको कैसे समझाएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं मान लूं, ध्यान से देखना सारे लोग, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो बैरियर है, ये बैरियर H के निकलने को बता रहा है, ये बैरियर H के निकलने को बता रहा है, H निकलेगा तो आगे जाएगी रिएक्शन। और क्या आप देख पा रहे हैं, ये बैरियर E के निकलने को बता रहा है, क्योंकि अगर E निकला तो रिएक्शन पीछे जाएगी। एरिनियम आयन को अगर पीछे जाना है इतना पीक क्रॉस करना पड़ेगा, आगे जाना है तो इतना क्रॉस करना पड़ेगा। मेरे भाई 2 केसेस को आप समझें जरा। इफ मैंने इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान लिया K2, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 मान लिया, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमने मान लिया बैकवर्ड का ये जो है, तो इसका होगा K इनवर्स 1। काइनेटिक्स पढ़ी है, इतनी काइनेटिक्स पढ़ी है ना, K इनवर्स 1। तो पहला केस, इफ K2 इज वेरी 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 हायर देन K इनवर्स 1, सोचो जरा इसका क्या मतलब है। K2 मतलब रेट कांस्टेंट ज्यादा है, रेट कांस्टेंट ज्यादा है मतलब H बहुत आसानी से निकल रहा है और आपका E निकलने का चांस बहुत कम है। सारे लोग देखिए, क्या इस पर्टिकुलर केस का आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऐसे नहीं बना सकते क्या? H निकलना बहुत आसान है, E निकलना बहुत टफ है। देखो मैंने बैकवर्ड वाला बहुत कम कर दिया, रेट कांस्टेंट कम है मतलब बैरियर बहुत हाई है। सारे देखिएगा, सारे ये देखिए, इस ग्राफ से आप सिचुएशन को बहुत बेहतर समझ पाएंगे, बहुत बेहतर समझ पाएंगे मेरे भाई। समझिए जरा, H निकालना है तो इतनी एनर्जी बस खटाक से, और E निकालना रे भाई साहब इतनी एनर्जी। मतलब ये केस ऐसा है कि 98% रिएक्शन आगे जा रही है, 2% रिएक्शन पीछे जा रही है। तो मेरे भाई ऐसे केस में मान लो जब हमने लिया है बेंजीन C6H6, तो मेरे भाई रिएक्शन आगे जा रही 98%, और जैसे ही आपने बेंजीन की जगह ले लिया C6D6, सेकेंड वाले स्टेप में थोड़ा सा बैरियर बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत कम होगा क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है ना, डिफरेंस ज्यादा है। अब आगे जाने वाली रिएक्शन थोड़ी कम होगी, कितनी, 98 जा रही थी, अब जा रही है 97.7, पीछे जाने वाली होगी 2.3। मेरे भाई मान लो आपने ले लिया C6T6, इतना ज्यादा डिफरेंस है कि मामूली सा फर्क कोई फर्क नहीं डालेगा। ये है C6T6 का ग्राफ,
ये है आपका C6D6 का ग्राफ, एंड व्हाइट वाला आप मान लीजिए C6H6 का ग्राफ। मेरे भाई इस केस में पहले जा रही थी 98%, फिर जा रही है डी के केस में 97.7%, टी के केस में जा रही है 97.5%। अरे तो लगभग रेट सेम है मेरे भाई, आप देख सकते हैं लगभग रेट सेम है मेरे भाई। इस केस में आप साफ साफ समझ सकते हैं ई के निकलने के नेग्लिजिबल चांसेस हैं, जिसकी वजह से साफ साफ प्रूफ होता है कि रिएक्शन यहां पर इरिवर्सिबल है। रिएक्शन का नेचर यहां पर इरिवर्सिबल है। ई की निकलने के चांस तो नेग्लिजिबल है। अगर ई निकल नहीं रहा है, मेनली एच ही निकल रहा है, तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई, और इरिवर्सिबल हो गई तो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसी केस की अगर हम बात करें, इसी केस की, तो क्या इस केस में आप देख रहे हैं बेंजीन के केस में 98% था, C6D6 के केस में भी लगभग 97.7%। एक डेटा है जो मैं आपको ऐसे ही रफ डेटा है जो मैं आपको समझाने के लिए बता। क्या आप देख पाए कि सब में रेट लगभग एक ही जैसा है, सब में रेट लगभग एक ही जैसा है। देख एक केस ये, अभी आपके दिमाग में एक दो डाउट और होंगे, उन्हें भी लूंगा। एक केस और देखिए, एक ने कहा सर मान लेते हैं K2 और K इनवर्स 1 में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। यस, यही है मजेदार पॉइंट, यही है मजेदार पॉइंट। ये देखिए जरा, देखिए देखिए सिचुएशन को समझिए। अब क्या है मेरे भाई, यहां पड़ा है एरिनियम आयन, H हटने के लिए इतनी एनर्जी और E हटने के लिए ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, इतनी एनर्जी। मेरे भाई इस केस में आप साफ साफ समझ सकते हैं H और E के हटने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो क्लोज है, यानी कि यहां रिएक्शन खुले आम दिन दहाड़े रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहां खुला काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट, ये है, मौजूद है। और इस केस में अगर आप रेट की बात करिएगा तो चलिए मैं आपको पहले केस समझाता हूं। मेरे भाई बेंजीन के केस में इस समय ऐसा है 65% रिएक्शन आगे जा रही है और 35% पीछे जा रही है। अब डिफरेंस कम है तो जरा सा चेंज भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब देखें C6D6 का जब मैंने केस लिया तो इस जरा से चेंज से भी एक बड़ा परिवर्तन दिखा दिया। अब आगे जा रही है 60%, पीछे जा रही है 40%। फर्क देखिए, पहले पॉइंट्स में था, अब मेजर फर्क दिख रहा है। अब आगे जा रही है मान लीजिए 54%, पीछे जा रही है 46%। मेरे भाई कोई भी बता देगा कि बेंजीन के केस में सबसे ज्यादा रेट था, सारे देखो बेंजीन के केस में सबसे ज्यादा रेट था। ये आप देख लें दोनों का कंपैरिजन। एक बच्चा कह रहा है K2 अगर इससे कम होता, मेरे भाई वो केस प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, क्योंकि पहला स्टेप RDS है, यानी कि पहला वाला स्लो था तो दूसरे वाले स्टेप को फास्ट होना पड़ेगा। फास्ट मतलब K2 हमेशा ज्यादा रहेगा, ये तो क्लियर है, डिफरेंस कम ज्यादा हो सकता है। एक बच्चा कह रहा सब समझ में आ गया, लेकिन हम रिएक्शन को देख के कैसे बताएंगे कि ये वाला केस है या ये वाला केस? ये अच्छी चीज है, 2 मिनट में आपके दिमाग के अंदर आ जाएगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूं, सारे लोग देखिए। यहां एग्जांपल्स इस केस के हैं और यहां एग्जांपल्स इस केस के हैं। सारे लोग देखिए, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप खटाखट कर लीजिए। एक बात बताइए, अगर ये ई, मैं आपको केसेस दूंगा, आप सोचना, अगर ई एक बार आयोडीन हो और एक बार क्लोरीन हो, तो बताइए CI बॉन्ड और CCl बॉन्ड में किसके हटने के चांस ज्यादा हैं, I के या Cl? सोच कर बोलिए। एक बार E I है, एक बार Cl है, तो I वाला बॉन्ड आप बोलेंगे जल्दी टूटेगा। तो मेरे भाई यानी कि E के हटने के चांस I के केस में ज्यादा है। तो क्या आप देख रहे हैं रिवर्सिबिलिटी आयोडीन के केस में मिलेगी। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं, देखो
ई भी हट रहा है ना यार, Cl और I में I जल्दी, Ci बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूटेगा। तो पहला केस आप देख सकते हैं, यह है आयोडीनेशन, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। यहां आइए मेरे भाई, ये दो केसेस इधर रहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि यहां बॉन्ड उतनी वीक नहीं होती, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। आयोडीनेशन में रिवर्सिबिलिटी एक्सटेंट आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आइसोटोपिक इफेक्ट भी लगता है। एक केस और बताइए, अगर ई नाइट्रोजन हो तो बॉन्ड होगी कार्बन नाइट्रोजन, और अगर ई सल्फर हो तो बॉन्ड होगी कार्बन सल्फर। अब मुझे बताइए कौन सी बॉन्ड जल्दी टूटेगी, नाइट्रोजन वाली, कार्बन नाइट्रोजन, या कार्बन सल्फर? आंसर आएगा कार्बन सल्फर। क्लियर? तो मेरे भाई फिर से देखें, अगर सल्फर बॉन्ड जल्दी टूट सकता है तो मेरे भाई उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आएगी। महा इंपॉर्टेंट, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन, ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और मेरे भाई आप देख रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इरिवर्सिबल, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इरिवर्सिबल। एक केस हमने बहुत पढ़ा था एमीन में, बेकमेंस में, सिमिट में, एबनॉर्मल करके। अगर ई आपका स्टेबल केटायन देने लगे, एल्काइल ग्रुप, तो मेरे भाई उस केस में भी ये निकल सकता है, अगर ई की जगह कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप हो जिसपे केटायन स्टेबल हो। तो इन मोस्ट ऑफ द केस आप देखेंगे एल्काइलेशन भी रिवर्सिबल में काउंट होगा। मेरे भाई ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल फॉर्मेट। अगली क्लास में हम इसकी एक एक रिएक्शन को डिटेल में करेंगे, ईएएस के एप्लीकेशन पर करेंगे। और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।